आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सपरिवार हमारी शुभकामनाएं। आज हम लोग समास प्रकरण में चल रहे हैं। इसके पहले हमने कारक को बताया था। कारक में भी अभी कुछ शेष हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में समास को ही बताएंगे। समास कहते किसे हैं, समास के भेद कितने हैं, समास कैसे बनाए जाते हैं, इन सारे चीजों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। यानी कोई बड़ा चीज है, कोई विस्तारित चीज है, उसको कम में कर देना ही समास है। कोई चीज, कोई कथा है, कहानी है, कोई लेख है, कोई बातें कहना है, तो काफी समय ले रहा है। अब हमारे पास समय का अभाव है। हम सोचेंगे कि उन चीजों को हम कम में कह लें। तो भाई कैसे कम में कहेंगे? क्या कुछ चीजों को बीच में से छोड़ देंगे? नहीं, किसी भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे हम अपनी सारी बात भी कह लें और कम समय भी लगे। इसके लिए एक ही रास्ता है, समास, यानी उसको संक्षिप्त करना, संक्षेप में करना। और संक्षेप में करने का मतलब है कि हम बात वही बोले, हमारा भाव वही रहे, हमारा कहने का तात्पर्य वही रहे, केवल समय कम लगे, केवल जगह कम लगे। तो हम समास बनाने में यही करते हैं कि दो पद हों या दो से अधिक पद हों, हम उनको एक करते हैं और एक करने में हमारा ध्यान यही रहता है कि वह जो है ठीक वैसे ही रहे, यानी उसका अर्थ ठीक वैसा ही निकले, उसके अर्थ में परिवर्तन न हो। जो हम विस्तारित रूप में बोल रहे हैं वही चीज हम संक्षेप में बोले, वही चीज हम समास करके बोले, यही हमारा ध्यान रहना चाहिए। संक्षेपण, एक चीज आप नाम सुने होंगे, संक्षेपण। हिंदी में हम लोग संक्षेपण बनाते हैं। उसमें यही कहा जाता है कि आप इसका एक शीर्षक चुनिए और जितना भी शब्द है उसके लगभग तिहाई शब्द में ही आप अपनी बातों को रखिए। अब उसमें हम क्या करेंगे? क्या बीच बीच में से कुछ छोड़ देंगे? नहीं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम केवल यही करेंगे कि हम बात वही बोले, बात वही लिखें, केवल उसको संक्षेप में कर दें। तो संक्षेप में करने के लिए हमको यही करना हुआ कि जो बात हम एक पद में कह सकते हैं उसको एक ही पद में बोले। अगर 3 पद, 4 पद, 2 पद है तो उसका हम एक पद बना लें। तो यही है समास को ही
संक्षेप कहते हैं और संक्षेप से ही संक्षेपण बना है। यानी आप लोग इस बात को पूरी तरह समझ गए कि समास का मतलब होता है संक्षेप, यानी किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना। आइए समास की परिभाषा एक सूत्र के द्वारा समझते हैं। सूत्र है एक पदी भावः समासः। सूत्र क्या है? एक पदी भावः समासः, यानी दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। अगर समास की परिभाषा कोई पूछता है तो आप ज्यादा लंबा चौड़ा तो दीजिएगा नहीं, वैसे तो कई तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन केवल इतना लिख दीजिए कि दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। पहला उदाहरण है ब्राह्मणस्य पुत्रः। ध्यान दीजिए, ब्राह्मणस्य पुत्रः, ब्राह्मण का पुत्र। एक चीज मैं बता देना चाह रही हूं कि समास आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, समास आप लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं, और मैं आपको समास संस्कृत में बता रही हूं। जब हिंदी में आप समास पढ़ते हैं तो केवल आपका हिंदी सब्जेक्ट तैयार होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ आप समास पढ़ रहे हैं, जब ये संस्कृत में आप समास पढ़ रहे हैं, तो आपका संस्कृत और हिंदी दोनों तैयार हो रहा है। क्योंकि जब आप हिंदी में समास पढ़ते हैं तो आपका उदाहरण जो है केवल हिंदी में रहता है। यही रहेगा कि ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र। अब बहुतों को इसका संस्कृत बनाने आएगा और बहुत लोगों को इसका संस्कृत नहीं बनाने आएगा, तो आप संस्कृत में उदाहरण देने में सोचने लगिएगा। जब संस्कृत की बारी आएगी, जब संस्कृत में समास बनाना होगा, तो आप उसके उदाहरण देने में सोचिएगा। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ ले रहे हैं समास, तो आप संस्कृत में तो उदाहरण देख ही रहे हैं, संस्कृत को तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका हिंदी में भी उदाहरण तैयार हो रहा है। इसलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का चीज है। समास, संधि, कारक, ये सब ऐसा चीज है कि लगभग हर परीक्षा में आता है। और ये समास तो चाहे हिंदी की परीक्षा हो या संस्कृत की परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षा में आता है। और जितना भी कंपटीशन है जिसमें हिंदी आता हो या संस्कृत आता हो, उन सब के लिए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी साथी और मित्र हैं उनके पास भी भेजिए, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। आइए हम लोग अपने मूल बिंदु पर चलते हैं। ब्राह्मणस्य पुत्रः, यानी ब्राह्मण का पुत्र। अब हम इसको एक पद करेंगे। यहाँ पर दो पद है, ब्राह्मणस्य और एक है पुत्रः। इसको एक पद बनाएंगे, क्या आ जाएगा? ब्राह्मण पुत्रः। हम एक पद में क्या करते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों को जब हम एक पद बनाते हैं तो क्या करते हैं? विभक्तियों को लुप्त कर देते हैं, यानी विभक्ति हटा देते हैं। क्योंकि जब तक विभक्ति हटेगी नहीं तब तक ये पद एक होंगे नहीं, और बाद में पद के अनुसार एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, हम पद के अनुसार लास्ट में विभक्ति लगा देते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण पुत्र एक ही वचन में है, इसलिए ब्राह्मण पुत्र हम लास्ट में प्रथमा विभक्ति लगाए हैं। लेकिन यहाँ से हम विभक्ति हटा दिए हैं। ब्राह्मणस्य जो है ब्राह्मण का यानी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो हम जब इसको एक कर रहे हैं तो यहाँ से ब्राह्मणस्य यानी षष्ठी विभक्ति को हमने क्या किया है? हटा दिया है, और लास्ट में दोनों पद एक करके हमने प्रथमा विभक्ति लगा दी है।
तो ब्राह्मण का पुत्र यानी ब्राह्मण पुत्र। अब ध्यान दीजिए कैसे हम विस्तार में भी बोल रहे हैं तो वही बात, और संक्षेप में भी बोल रहे हैं तो वही बात, यानी दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। यहाँ भी ब्राह्मण का पुत्र ही कह रहे हैं हम, तो हमने इतना समय लिया, इतना जगह लिया, और इसी चीज को हम संक्षेप में कर दिए ब्राह्मण पुत्र, कम जगह लिया, कम समय लिया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। ब्राह्मण पुत्र भी कहेंगे तो भी समझने वाले समझ ही जाएंगे कि ब्राह्मण पुत्र यानी ब्राह्मण का पुत्र, यानी बात भी हम कम समय में कह लिए और अर्थ भी यही निकला। यही है समास, इसी को हम समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, त्रयाणाम फलानाम समाहार। त्रयाणाम फलानाम समाहार, देखिए यहाँ भी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ भी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ भी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन जब हम समास बनाएंगे तो इन सारी विभक्तियों को लुप्त कर देंगे। इन सारी विभक्तियों को क्या करेंगे हम? लुप्त कर देंगे, यानी सारी विभक्तियों को हटा देंगे। अब त्रयाणाम में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, फलानाम में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, समाहार में प्रथमा। अब यहां पर देखिए कि फलों का, 3 फलों का, इसलिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और चूंकि 3 हैं, 2 से अधिक हैं, बहुवचन में है, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, त्रयाणाम और फलानाम। और जब हमने विभक्तियों को हटाया, पदों को एक किया, तो क्या बना? त्रिफला। क्या शब्द बना? त्रिफला। अब देखिए, जो बातें हम इतने दूर में कह रहे थे, इतने शब्दों में कह रहे थे, जो हम इतने दूर में लिख रहे थे, हमने उसी चीज को इतने कम समय में, इतने कम दूरी में लिख डाला। यही है समास। इसका हिंदी, 3 फलों का समूह लिखने में इतना समय लगा, इतना जगह लिया, बोलने में भी काफी समय लिया, लेकिन हम इसी चीज को बस त्रिफला एक शब्द में बोल दिए, अर्थ वही निकला, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। यही है समास। आगे देखिए, अगला उदाहरण है ज्ञानेन हीनः। ज्ञानेन हीनः, यहाँ ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया विभक्ति एकवचन, हीनः में प्रथमा। यहाँ भी जब हम समास करेंगे तो इस विभक्ति को हटा देंगे, विभक्ति को हमने हटा दिया। यहाँ क्या हो गया? ज्ञानहीनः, ज्ञानहीनः। इसका हिंदी है ज्ञान से हीन, यहाँ भी विभक्ति का चिन्ह आया है से, लेकिन जब हम समास बनाएंगे तो केवल क्या लिख दिया है? ज्ञानहीन। जब हमने समास बनाया इसका तो केवल हमने क्या लिखा? ज्ञानहीन। अब इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि आपका हिंदी और संस्कृत दोनों तैयार हो रहे हैं, यानी समास के दोनों उदाहरण आप सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को इस समास की जानकारी अच्छी से हो गई होगी। आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और आगे भी समझेंगे। समास इतना छोटा नहीं है कि 1 या 2 वीडियो में इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए भी हमें कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। अभी तो यह पहला वीडियो है, समास का पहला चैप्टर है। इसके आगे भी आप लोग देखते रहिए। समास लगातार पढ़ाया जाएगा, कई वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।